डिविडेंड यील्ड के बारे में मैंने पहले भी काफी बात की है और एक इंपॉर्टेंट फिनोमिनन ये है डिविडेंड यील्ड के साथ कि जब भी कभी आप किसी सेफ्टी वाले स्टॉक की तरफ जाते हैं और किसी मैच्योर बिजनेस मॉडल की तरफ जाते हैं तो डिविडेंड का डिस्कशन जरूर होता है। और ये जरूरी क्यों है कि डिविडेंड एक ऐसी चीज है जो कि आप क्रिएट नहीं कर सकते। मतलब कहने का ये है कि आप प्राइस टू अर्निंग्स पे सब्जेक्टिव हो सकते हैं कि भाई 100 होगा, 200 होगा, 50 होगा, 10 होगा, लेकिन डिविडेंड जो है वो जो आप अर्निंग्स कर रहे होते हैं उसमें से आता है। तो डिविडेंड के बारे में आप बहुत ज्यादा खींचतान कारस्तानी नहीं कर सकते। मतलब अगर आप कमा रहे हैं, अगर आपकी अर्निंग्स है, अगर आपका पैट है, तो ही आप डिविडेंड दे पाएंगे। और दूसरी जो चीज ये है कि डिविडेंड के बारे में एक हमने पहले भी काफी सारे स्क्रीन यूज किए हैं, उनमें आप अगर देखेंगे डिविडेंड यील्ड एक बहुत पॉपुलर स्क्रीन अदरवाइज भी है, बिकॉज कई सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि भाई जो कैपिटल एप्रिसिएशन होगा वो होगा, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं एज एन इन्वेस्टर कि मेरे को कुछ एक रेगुलर इनकम मिलती रहे। तो एक रेगुलर इनकम के लिए बहुत अच्छा सोर्स होता है। अगर किसी कंपनी में आपको 2-2.5%, 2-3% टाइप का अगर डिविडेंड यील्ड दिख रहा है, मतलब ये है कि अगर आप 100 रुपीज लगा रहे हैं तो 2-3 रुपीज आपको डेफिनेटली एज अ regular income per year मिल जाएगा। And that is something which is useful for people who want regular income, who want a regular steady cash flow. So we discuss more about this. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हाई डिविडेंड स्टॉक होंगे अगर आप उनको लो पी के साथ कंबाइन कर दें, लो पी मतलब कि जो उनका पी बहुत ज्यादा ना हो, मतलब वो ज्यादा महंगे ना हो प्राइस टू अर्निंग्स पे, तो आप एक सस्टेन्ड वेल्थ क्रिएशन की तरफ बढ़ सकते हैं। मतलब ये है कि अगर आप बहुत ज्यादा महंगी चीज नहीं खरीद रहे और आप बहुत स्टेबल बिजनेसेस खरीद रहे हैं और आप डिविडेंड यील्ड अच्छी कर रहे हैं, तो आपने बहुत सारे जो बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं इन्वेस्टमेंट की उनको आपने यू हैव टेकन केयर ऑफ देम। सो हाउ डू वी फाइंड दैट आउट? पहली बात तो यह है कि स्टेबल हाई कैश जनरेटिंग कंपनीज ही डिविडेंड दे पाएंगी। हमने पहले भी कहा कि जो कंपनी कमा नहीं रही है वो डिविडेंड नहीं दे पाएगी। दूसरी बात, पे आउट रेशियो शुड बी सस्टेनेबल, मतलब कि कंपनी का अगर आप देखें, कंपनी का पैट अगर 100 है और कंपनी ने अगर 300 रुपए का डिविडेंड दिया तो मतलब सस्टेनेबल नहीं है, ये वन टाइम है। लेकिन अगर वो 70-80 तक दे रही है और हर साल इतना परसेंटेज देती है, कंपनी जैसे आपने शायद नोटिस किया होगा, हमने काफी बार डिस्कस भी किया होगा पहले, बीएसटी इंडस्ट्रीज है, आईटीसी, उस तरह की कंपनीज में आपको दिखेगा। छोटी कंपनी मतलब स्मॉल कैप मिड कैप में देखा, एक बहुत अच्छी कंपनी है जो कि बहुत पॉपुलर ब्रांड है प्रेशर कुकर में, हॉकिंस, उसका डिविडेंड यील्ड भी काफी रीजनेबल, काफी सस्टेन्ड है। मतलब कि अगर आप देखें पिछले 10-15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड एक्सेप्ट फॉर द कोविड ईयर, दे हैव डन फिनोमिनली वेल इन टर्म्स ऑफ द डिविडेंड पे आउट्स। सो डिविडेंड पे आउट सस्टेनेबल होना चाहिए। कंपनी जो है मैच्योर होनी चाहिए, मतलब कंपनी ऐसी नहीं कि भाई नई कंपनी है और बहुत सारा पैसा कमा लिया तो डिविडेंड दे दिया, नहीं, कंपनी का एक ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। और ट्रैक रिकॉर्ड अगर डिविडेंड का अच्छा है, मतलब यह कि आप रीजनेबली अश्योर हो सकते हैं कि भाई मैंने जो भी कुछ इन्वेस्टमेंट किया वो ठीक ठीक है। अब डिविडेंड इन्वेस्टिंग जो है कि एक कंफर्ट देती है इन्वेस्टर को कि भाई ये अगर मेरे को इसमें कैपिटल लॉस हो रहा है कंपनी में, तो मैं पेशेंट रह सकता हूँ थोड़ा सा, मतलब मैं धैर्य रख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अगर समझिए कि किसी, मैंने अपना एक डिविडेंड पोर्टफोलियो का बुके बनाया और उसमें जो भी 8-10 जितनी भी कंपनीज में इन्वेस्ट किया, मेरा एवरेज डिविडेंड आप अज्यूम करिए 2.5-3% है। अब क्या है कि मुझे हर साल अगर मैंने समझिए कि 1 लाख रुपया लगाया तो 2,500-3,000 रुपये इन्वेस्टमेंट जो किया है एज अ डिविडेंड वापस आ जाएंगे। 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया हुआ है तो मेरे पास 25-30 हजार का डिविडेंड आ जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, मुझे एक फ्री विंडो मिल रही है, मुझे कंफर्ट मिल रहा है कि मैं अगर किसी भी कारण से मार्केट में, अगर समझिए कि कोई भी रीजन हो सकता है कि मार्केट में अगर ऐसा आपको लगता है कि भाई अभी मार्केट में बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, मार्केट अच्छा नहीं कर रहा, तो आप पेशेंस रख सकते हैं और आप बोल सकते हैं कि भाई ठीक है, आई विल वेट एंड सी हाउ थिंग्स फिगर आउट। उस तरह से आप एक धैर्य रखते हैं, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। ये एक मॉडल है जो कि नॉट एवरीबडी विल फॉलो, नॉट एवरीबडी इट विल वर्क फॉर, बट it will be a reasonably robust model for a lot of investors who are risk averse, who are looking for a regular steady cash flow, a regular stream of income and all that। तो उस तरह के इन्वेस्टर के लिए अच्छा खासा मॉडल हो सकता है। अब बात कर सकते हैं कि ये फ्री लंच तो नहीं है। फ्री लंच मतलब कि अगर आप देखें कि भाई डिविडेंड अच्छा मिल रहा है तो मतलब ये भाई कि अब तो बहुत कुछ बाकी सब कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट, बिकॉज जनरली डिविडेंड उन कंपनीज में ज्यादा होता है जहां पे कि ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज कम होती है। अब सीधा समझिए, कंपनी कुछ कमा रही है और कंपनी के पास उसको आगे इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटीज नहीं है, एवेन्यूज नहीं है, तभी तो वो डिविडेंड आपको दे रही है। तो एक बहुत बड़ी क्रिटिसिज्म जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन आईटी कंपनीज की होती है कि इंडियन आईटी कंपनीज में बहुत ज्यादा एक्विजिशन के ऊपर फोकस नहीं किया, उन्होंने नए बिजनेसेस नहीं खरीदे, इसलिए वो ज्यादा डिविडेंड दे रहे थे।
विच इज अ क्रिटिसिज्म दैट यू कैन ऑलवेज आर्ग्यू फॉर एंड अगेंस्ट कि भाई ठीक है गलत है वो बात की बात है, लेकिन इतना पक्का है कि अगर डिविडेंड अच्छा है और बहुत बड़ा पे आउट रेशियो है, मतलब आपने 100 रुपए पैट के कमाए और 80 रुपए डिविडेंड दे दिए, मतलब आप ग्रोथ में उतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करें, या फिर स्टेबल मैच्योर बिजनेस मॉडल है तो ग्रोथ जो है वो कुछ हो रही है, वो रेगुलर पेस पे ही हो रही है, बहुत ज्यादा आप एक्सपोनेंशियल या एक्सप्लोसिव ग्रोथ की उम्मीद नहीं कर सकते। दैट इज अ प्रॉब्लम। दूसरी बात, डिविडेंड पे टैक्स लगता है, आप अगर ऑर्डिनरी इन्वेस्टर हैं तो आपको डिविडेंड पे टैक्स देना पड़ेगा। तीसरी बात, डिविडेंड क्या है कि एक ऐसी चीज नहीं कि गारंटीड है डिविडेंड कंपनी कमाएगी तो देगी, नहीं कमाएगी तो नहीं देगी, तो ये कहना कि भाई बहुत सेफ है, थोड़ा सा आपको वो भी रिसर्च करना पड़ेगा, कितना सस्टेनेबल है, हमेशा बोलते हैं कि वो चीज आपको देखनी पड़ेगी। तो देखते हैं कि ये प्रोसेस को फॉलो कैसे किया जाए। तो एक बहुत पॉपुलर स्क्रीन जो है स्क्रीनर के ऊपर, वहां पे आपको डिविडेंड यील्ड स्क्रीन दिखेगा एक। तो डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक आपको, अगर आप उस स्क्रीन पे जाएं तो आपको लिस्ट दिखा दिया जाएगा करीबन। आपको अगर आप ये जो हमने प्रेजेंटेशन बनाया तो 72 नाम हमको देखे थे, 72 नेम्स जो है, 72 स्टॉक्स जो है वो आपको यहाँ पे डिविडेंड के दिखेंगे जो अच्छे डिविडेंड के हैं। और उनको आप कई तरह से सॉर्ट कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं सॉर्ट करने के। आप देख सकते हैं प्राइस टू अर्निंग, भाई किसका ज्यादा है, उन कंपनीज को छोड़ दीजिए। मार्केट कैप किसकी बहुत ज्यादा कम है, उन कंपनीज को छोड़ दीजिए, बिकॉज बहुत ज्यादा कम मार्केट कैप है, मतलब इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी उतनी इजी नहीं होगी, इंफॉर्मेशन की कमी हो सकती है, मतलब आपको पता न चले कि क्या हुआ। जैसे अगर आप आज देखें कि बड़ी कंपनीज जो हैं, कुछ भी नया होगा तो आपको तुरंत न्यूज में आएगा। जैसे अभी कुछ दिन पहले का ही केस है कि एचडीएफसी बैंक को सेबी से एक वार्निंग मिला कि भाई आपने कुछ एक की मैनेजमेंट में से अगर डिपार्चर हुए या कोई गया तो आपने क्यों इन्फॉर्म नहीं किया विद इन द टाइम फ्रेम। तो बड़ी कंपनीज में आपको बहुत जल्दी न्यूज मिलती है, लेकिन जो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है वो छोटी कंपनीज में ज्यादा होती है। तो जैसा कि हाई पी को अवॉइड करें, उसी तरह से लो बहुत छोटे मार्केट कैप के स्टॉक्स को भी आप थोड़ा सा साइड में रख दें, उनको ज्यादा ना देखें। तो फिर आप इस तरह के सॉर्ट करेंगे, आप स्क्रीन पर कर सकते हैं आप सब कुछ। आप देखेंगे टॉप 10 मार्केट कैप देखिए तो आपको सबसे पहले आ जाएगा आईटीसी आएगा, फिर एचसीएल टेक्नोलॉजीज आएगा, फिर एनटीपीसी आएगा, वो सब आपको लिस्ट दिखेगी। तो ये सब जो मैंने अगर देखा कि 72 नाम है डिविडेंड यील्ड में, तो आपको मार्केट कैप से सॉर्ट कर दिया, सबसे बड़ी कंपनी सबसे ऊपर, सबसे छोटी कंपनी सबसे नीचे। तो सबसे ऊपर जो नाम आ गए, वाईटीसी आ गया, एचसीएल टेक आ गया, या फिर एनटीपीसी आ गया, पावर ग्रेड, कोल इंडिया, ये सब नाम आपको ऊपर दिखने लगे। फिर आप लो पी देखा आपने, लो पी पे सॉर्ट करिए तो आपको बहुत छोटी कंपनी भी आ गई। तो भाई छोटी कंपनी में आ गई, सबसे पहले आपको दिखेगा तपारिया टूल्स एंड ऑल दैट, तो आप उनको इग्नोर कर सकते हैं, बहुत छोटा मार्केट कैप है। क्योंकि जहां कहीं भी आपको दिख रहा है, मैं एक और चीज बोलता हूँ कि बैंक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, बिकॉज वो एक ऐसा सेक्टर है जहां पे कि एक एनपीए का जो केस है बड़ा डायनामिक होता है। जैसे कि आपने देखा कि एसबीआई कार्ड के जो रिजल्ट थे वो अच्छे नहीं थे और उसका इंपैक्ट आया, तो बैंक्स को आप थोड़ा सा एक्सक्लूड करें तो आप देखें क्या कंपनी बचती है, तो फिर आप देखें कि भाई उन कंपनीज को एनालाइज करें, उन कंपनीज को देखें। तो इस तरह से आप करते करते फिर आपने एक रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को उनको सॉर्ट किया, देखा कि भाई किस किस की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक है, जिसकी ज्यादा है उतना ज्यादा अच्छा माना जाएगा, उतनी ज्यादा उसको फेवर करेंगे, उतना ज्यादा अपन पसंद करेंगे। और भी बहुत से तरीके हैं, पे आउट रेशियो के हिसाब से आप उनको सॉर्ट कर सकते हैं। तो पे आउट रेशियो मतलब कि कितना वो कमा रही है और कितना वो दे रही है। तो पे आउट रेशियो जो है वो जितना कम होगा उतना अच्छा है, मतलब अगर आपने 100 रुपीज पैट कमाया तो जिसने 20% डिविडेंड दिया वो ज्यादा अच्छी कंपनी है, 80 रुपीज अपने पास रख लिए, आगे भी दे सकती है उसमें से। तो इस तरह से ये सब बहुत सारे सॉर्ट करने की तरह जो स्क्रीन पे आप बहुत सारी चीजें यूज करके ऐसा कर सकते हैं। अब आगे बात आती है कि ये सब आपने कर लिया तो आप क्या निष्कर्ष बोले, तो हमने एक लिस्ट उस 72 नाम्स में से काफी सारे पैरामीटर देख के कि भाई मार्केट कैप रीजनेबली बड़ा होना चाहिए, आरओसी ठीक ठीक होने चाहिए, बहुत ज्यादा पी हाई नहीं होना चाहिए, डिविडेंड यील्ड तो हमने किया, ये तो वो होना चाहिए। तो इस तरह से हमने कुछ एक पैरामीटर फिक्स किए कि भाई लार्ज मार्केट कैप है, रीजनेबल यील्ड है, मिड कैप टू लार्ज कैप में होना चाहिए, रीजनेबल डिविडेंड यील्ड होना चाहिए, गवर्नेंस अच्छा होना चाहिए, मतलब कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस जैसा कोई बहुत रिस्क नहीं होना चाहिए, सस्टेनेबल पे आउट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पे आउट बहुत ज्यादा है एक साल में, मैच्योर कंपनीज है, मतलब स्टेबल बिजनेस है, चल रही है काफी टाइम से, प्रूवन बिजनेस मॉडल है। जैसे कि कोल इंडिया या हीरो मोटोकॉर्प को ये कहना है कि उनका बिजनेस मॉडल प्रूवन है, मतलब कहना चाहिए कि ये अक्सर कहा जाता है कि बहुत एक बड़ी बात कह दी आपने, मतलब वो एक क्वेश्चन ही नहीं है, मतलब ये दैट समथिंग व्हिच इज गिवन, लाइक व्हिच इज काइंड ऑफ ऑब्वियस। सो इन सब कंपनीज में आईटीसी, एचसीएल टेक, कोल इंडिया, हीरो मोटोकॉर्प, अशोक लेलैंड, इंद्रप्रस्थ, ये 5-6 कंपनीज हमने देखी कि भाई इन कंपनीज में ये सब क्राइटेरिया पूरे हो रहे हैं। अगेन ये कोई इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं, मैं फिर रिपीट करूंगा, लेकिन ये सब जो चीजें हम देख रहे थे बड़ा सब्जेक्टिव एक्सरसाइज किया, लेकिन सब्जेक्टिव एक्सरसाइज तब किया जब ये क्वांटिटेटिव पैरामीटर भी देख लिए कि भाई मार्केट कैप
लार्ज टू मिड कैप रेंज में होना चाहिए, बहुत छोटी कंपनी नहीं है। रीजनेबल यील्ड होना चाहिए, पी बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए। तब करके देखा, आरओसी ठीक ठीक होना चाहिए, सब कर आके देखा कि ये 5-6 कंपनी आपकी आ रही। कौन कौन सी? आईटीसी है, एचसीएल टेक है, एचसीएल टेक्नोलॉजी जो आईटी की टॉप 4 कंपनीज में से आती है, कोल इंडिया लिमिटेड है, हीरो मोटोकॉर्प है, इंद्रप्रस्थ गैस है और अशोक लेलैंड है। अब फिर देखा कि भाई इन कंपनीज में किन कंपनीज को ज्यादा देखे, तो हमने काफी बार ये चीज नोटिस की है कि हमने बहुत सारी इंफोसिस, टीसीएस के बारे में काफी बात की, एचसीएल टेक के बारे में कभी उतनी बात नहीं की। तो सोचा कि चलो इस कंपनी को देखते हैं। तो एचसीएल टेक में हमने जब देखा कंपनी का, तो स्टॉक प्राइस, ऑफ कोर्स दिस कंपनी वी अंडरस्टैंड एंड वी नो, बट we were taking a fresh look, and what we found is interesting, that this is a company which is doing very well in terms of its financials, in terms of its business, and everything is great. And अगर आप इस कंपनी को, इसका स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस भी देखें, तो वो चार्ट आपको स्क्रीन पर दिखेगा, आप नॉर्मली भी देख सकते हैं गूगल पे, कि उस कंपनी का स्टॉक प्राइस काफी रीजनेबली परफॉर्म किया है, काफी अच्छा है। अब आगे बात आती है कि भाई इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग्स कैसा है। तो प्राइस टू अर्निंग्स जो आप देखेंगे, तो प्राइस टू अर्निंग्स अभी हिस्ट्री के हिसाब से थोड़ा महंगा है, तो ये कमी है। आपको याद होगा, हमने एक बार पिछले काफी समय में ये बात अक्सर की है कि जब पी जो है, वो पी को हमको एब्सोल्यूट टर्म्स में देखना चाहिए और हिस्ट्री के हिसाब से भी देखना चाहिए। कि अगर हिस्ट्री में अगर हमको लग रहा है कि पी बहुत ज्यादा अभी आज है, तो वो चीज थोड़ा सा एक रेड फ्लैग होता है, तो थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, थोड़ा देखने की जरूरत है। नॉट टू से कि दे आर इन्वेस्टेबल और अनइन्वेस्टेबल, नॉट टू से दैट, बट it's something which we should look at, it's something we should probably analyze a little bit more, कि भाई पी हिस्ट्री के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा आज क्यों है। वो आपको लगभग, अगर आप देखें कि कुछ एक थोड़ा सा फेस छोड़ दें, तो एचसीएल टेक का जो पी है आज, वो काफी ज्यादा है। अब अपने पीयर ग्रुप में भी अगर आप देखें, तो पीयर ग्रुप के हिसाब से भी बहुत ज्यादा महंगी भी नहीं है, बहुत ज्यादा सस्ती भी नहीं, तो ऐसा भी नहीं कि बड़ा भाई डिस्काउंट मिल रहा है यार खरीद लो। सेल पे नहीं है कंपनी, मतलब जैसा मैंने बात की ना कि सेल पे नहीं है कंपनी, तो वो एक अगेन वो भी इतना एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर नहीं हुआ। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस है, काफी स्टेबल है, मतलब मैच्योर बिजनेस है, जैसा कि तो आईटी इंडस्ट्री में एक बहुत ही स्टेबल और बहुत अच्छा खासा प्रूवन बिजनेस मॉडल है। फिर बात आती है कि भाई अगर हम देखें कि डेट नहीं है, तो आईटी कंपनीज में डेट जनरली होता भी नहीं है बहुत ज्यादा, और रीजनेबल पे आउट रेशियो है, जो कि मतलब काफी लगभग जितना कमाती है उतना डिविडेंड में दे देती है। तो डिविडेंड के ज्यादा होने का एक वो भी कारण है कि भाई कंपनी ने जो भी कुछ कमाया पूरा डिविडेंड में दे दिया, तो डिविडेंड पे आउट ज्यादा हो ही जाएगा। बट ओवरऑल कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अगर देखें, वो सब चीजें आपको डाटा मिलेगा स्क्रीन पे, अगर आप देखें कंपाउंड सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, स्टॉक प्राइस ग्रोथ, वो काफी आपको रीजनेबल दिखेगा, लेकिन बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिखेगा। हमने देखा कि अगर स्टॉक प्राइस की जो सीएजीआर है वो काफी कम है रेवेन्यू की सीएजीआर से या पैट की सीएजीआर से, मतलब इट्स अ गुड साइन, मतलब कि स्टॉक प्राइस उतना नहीं बढ़ा है तो अभी भी अंडर वैल्यूड है, वैसा भी आपको देखने को यहाँ नहीं मिलता है। तो ये कि हमने डिविडेंड यील्ड तो देख ली इस स्टॉक की, मैच्योर बिजनेस मॉडल देख लिया, आरओसी सब कुछ अच्छा, लेकिन और काफी सारे पैरामीटर्स पे ये कंपनी इतना अच्छा नहीं दिख रही है। कैसे? हिस्टोरिकल पी की तुलना में पी आज बहुत सस्ता नहीं है, पीएस की तुलना में बहुत सस्ता नहीं है, पिछले 10 साल का जो रेवेन्यू और पैट का सीएजीआर है उसकी तुलना में स्टॉक प्राइस का सीएजीआर उतना अच्छा नहीं है। तो मतलब ये सब चीजें आपको देखने को मिली। अब आगे जो बात आती है वो ये आती है कि भाई और क्या चीजें देखी जा सकती हैं। आरओई भी ठीक ठीक है, आरओई इज नॉट बैड, बट ओवरऑल कहने का मतलब ये होगा कि ये कंपनी बाकी सब पैरामीटर्स पे तो ठीक ठीक थी, लेकिन और जो चीजें हमने थोड़ा डीप डाउन गए, थोड़ा सा डीप रिसर्च करी, तो पता चला कि और काफी चीजें उतनी अट्रैक्टिव नहीं है कंपैरेटिवली स्पीकिंग। अब बात आती है कि प्रोज एंड कॉन्स क्या हुए। स्टेबल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, स्टेबल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो डेफिनेटली देखने को मिला हमें, रीजनेबल ग्रोथ है, अट्रैक्टिव डिविडेंड यील्ड है, पी का भी एक्सपेंशन हो रहा है, पी का एक्सपेंशन हो रहा है, और ये एक अच्छी चीज है। पी का एक्सपेंशन होना मतलब पी अगर 15 से 30 हो गया एक 5 साल के अंदर, तो इट्स अ गुड थिंग। बट जो कमियां हैं वो ये है कि भाई आप उतनी चीप नहीं है विद रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री, सिग्निफिकेंट डिस्काउंट नहीं है पीयर्स के कंपैरिजन में। स्टॉक में पी देख रहे हैं, प्राइस टू अर्निंग पीयर्स के कंपैरिजन में, जो उसकी कंपेरेबल कंपनीज है आईटी सेक्टर की लार्ज कैप, कोई सिग्निफिकेंट डिस्काउंट नहीं है। कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी तो आईटी में है, ये 3-4 इंडिया की कंपनी बड़ी है, और बाकी और फॉरेन की भी काफी सारी कंपनीज है जो कम्पीट करती हैं। और स्टॉक प्राइस का जो सीएजीआर है वो थोड़ा सा मार्जिनली ज्यादा है सेल्स और पैट के सीएजीआर से। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस स्टॉक में वो सब चीजें हमने एनालाइज करी जो कि हमको उस स्क्रीन में देख के समझ में नहीं आ रही थी, मतलब हम डीप डाउन गए। तो यही हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी आप डिविडेंड यील्ड या कोई भी और मेथड यूज करते हैं, कोई भी और पैरामीटर्स अप्लाई करते हैं, तो और डीप डाउन जाइए,
तो हमें पता लगा ना कि एचसीएल टेक में बाकी सब जो चीजें अच्छी दिख रही थी, डिविडेंड यील्ड के स्क्रीन में ये नाम बार बार आ रहा था और काफी सारा अच्छा था, मार्केट कैप पे अच्छा, आरओसी पे अच्छा, वो सब था। लेकिन बाकी जब डीप डाउन गए तो काफी सारी कमियां नजर आई कि भाई हिस्ट्री की तुलना में चीप नहीं है, पीयर्स की तुलना में चीप नहीं है, हाई कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है बिजनेस में, स्टॉक प्राइस का जो सीएजीआर है वो सेल्स और पैट के सीएजीआर से ज्यादा है पिछले 10 साल का। तो ये सब चीजें देखने को मिली। सम ऑफ दीज गैस कंपनीज विच आर इन गैस डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि इंद्रप्रस्थ गैस, दे आर वेरी गुड सॉलिड एग्जांपल ऑफ दैट। फॉर एग्जांपल अगर आप इंद्रप्रस्थ गैस को देखें, आप सिंपल अगर आप प्राइस टू अर्निंग्स को देखें, डिविडेंड यील्ड को देखें, आरओई को देखें, तो आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी कि प्राइस टू अर्निंग्स काफी रीजनेबल है, मार्केट से कम है, 15-17 के आसपास, 15-17x। डिविडेंड यील्ड भी करीबन 2.25% और 2.5% के रेंज में है। उसके अलावा आरओईज भी डिसेंट है। इस पर्टिकुलर स्टॉक में पिछले कुछ टाइम में अगर आप देखें तो एक प्राइस एक्शन आपको देखने को मिलेगा। प्राइस एक्शन क्यों है? क्योंकि इस स्टॉक में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिली कि ये रेगुलेटरी चेंजेस जो है, गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है उसके ऊपर काफी डिपेंडेंट है। तो वहां पे एक रिस्क जनरेट होता है, वहां पे एक रिस्क क्रिएट होता है, और वो रिस्क इस तरह के स्टॉक्स में होता है। तो आप अगर इसका प्राइस टू अर्निंग्स देखें और एक स्क्रीनर पे, जैसा कि हम अक्सर रेफर करते हैं आपको, कि स्क्रीनर पे अगर आप प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखें और एक हिस्टोरिकल पिछले 10-15 सालों का आप देखेंगे, तो आप पाएंगे कि आज जो प्राइस टू अर्निंग्स है वो हिस्टोरिकल प्राइस टू अर्निंग्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। दूसरी एक और चीज आपको देखने को मिलेगी कि जो पर्टिकुलर पीयर ग्रुप है, पीयर ग्रुप भी बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। बट एक बात बहुत आप इजीली देख सकते हैं कि इंद्रप्रस्थ गैस आईजीएल, जो कि लगभग एक ऑलमोस्ट $3.5 बिलियन या उस रेंज की कंपनी है, 27-28 हजार करोड़, इन दैट रेंज, वो कंपनी छोटी कंपनी, लेकिन उसके बावजूद भी प्राइस टू अर्निंग्स जो है वो काफी रीजनेबल है और पीयर्स के कंपैरिजन में भी रीजनेबल है। अब बात आती है कि क्या इस तरह के स्टॉक्स में चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या इस तरह की चीजें हो सकती हैं? तो आप देखिए, इनका अगर आप एक स्टेबल तौर पे बिजनेस देखें और बिजनेस मॉडल को अगर एनालाइज करें, तो आप पाएंगे कि सिर्फ आप रेवेन्यू को अगर देखिए तो आप पाएंगे कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आपको 1 ईयर टू नेक्स्ट ईयर कभी कभी केसेस में मिल सकता है। जैसे 2 साल पहले ऐसा हुआ जब आपके रेवेन्यू आपको बहुत बढ़े हुए दिखेंगे, उस टाइम पे बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखेगी, लेकिन आपको पैट में वो चीज नहीं दिखेगी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में वो इंपैक्ट नहीं आता हुआ दिखेगा। अब ये सब चीजें क्या है कि ये सब चीजें बहुत माइन्यूटली और डिटेल में रिसर्च करने की चीजें हैं। तो वील एंकरेज कि अगर आप इन तरह के स्टॉक्स को देख रहे हैं जहां पे कि कुछ ना कुछ एक रेगुलेटरी एंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप ये जरूर देखिए कि किस तरह से प्रोफाइल चेंज हो रहा है। आप पीएनएल को देखिए, बैलेंस शीट को देखिए, और आप देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि रेवेन्यू का सीएजीआर कैसा है, पैट का सीएजीआर कैसा है और स्टॉक प्राइस का सीएजीआर कैसा है पिछले 10 सालों का। तो आप पाएंगे कि बहुत ज्यादा डिफरेंस इन तीनों चीजों में आपको नहीं दिखेगा। 14, 15, 16, 17% के रेंज में, तो मतलब 14% टू 17% रेंज में आपको पिछले 10 सालों का रेवेन्यू सीएजीआर भी दिखेगा, पैट सीएजीआर भी दिखेगा और स्टॉक प्राइस सीएजीआर भी दिखेगा। मतलब ये है कि बहुत ज्यादा एक इनएफिशिएंसी या डिस्क्रिपेंसी नहीं है किसी भी चीज में। तो अच्छी चीजें वो होगी जहां पे कि पैट और रेवेन्यू का सीएजीआर काफी ज्यादा हो और स्टॉक प्राइस का सीएजीआर उनसे कम हो या काफी कम हो। तो मतलब उनमें क्या होगा कि आपको लगेगा कि जिस तरह से पैट ग्रो किया है, रेवेन्यू ग्रो किया है, उस तरह से ये आपका स्टॉक प्राइस ग्रो नहीं किया, तो वहां पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी। लेकिन इस तरह के केसेस में आपको फिर भी एक बात देखने की बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंद्रप्रस्थ गैस जैसे स्टॉक 2.25%, 2.5% टाइप के डिविडेंड यील्ड पे, 15-17x के प्राइस टू अर्निंग्स पे, decent ROEs, decent growth in revenue and PAT, all that means that these are very stable companies. They are not going to go away and they are not going to vanish overnight. अब बात करते हैं इसके प्लस और माइनस, प्रोज एंड कॉन्स क्या है। प्रोज तो बहुत ही है कि स्टेबल बिजनेस मॉडल है। दूसरी बात, रीजनेबली प्राइस्ड है, बोथ एब्सोल्यूट टर्म्स में और हिस्ट्री के कंपैरिजन में या पीयर्स के कंपैरिजन में। तीसरी बहुत अच्छी चीज ये है कि किसी तरह का कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का रिस्क नहीं है यहाँ पर, बहुत सिग्निफिकेंट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली है कि बहुत अगर आप इसको ट्रैक करें स्टॉक तो काफी स्टडी परफॉर्मेंस आपको मिलेगा यहाँ पे। तो अगर 2.5% की डिविडेंड यील्ड पे आपको ये स्टॉक मिल रहा है तो बहुत अच्छा डिविडेंड यील्ड कहेंगे उसको। अब उसके बाद एक और चीज आती है, बारी आती है कि अगर हम देखें कि किस तरह की चीजों में आपको माइनस क्या है, नेगेटिव्स क्या है, तो डेफिनेटली कुछ प्रोज है तो कॉन्स भी होंगे। तो नेगेटिव्स में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद आप इससे नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एक स्टेबल ग्रोथ तो है, लेकिन बहुत ज्यादा ग्रोथ, एकदम एक्सप्लोसिव ग्रोथ की उम्मीद आप नहीं कर सकते। दूसरी बात,
कोई डिफरेंशिएटेड बिजनेस मॉडल नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन है गैस का, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन है, बहुत तरह की कोई कहना चाहिए कि एक यूनिक एस्पेक्ट या यूएसपी आप नहीं कह सकते कि कंपनी की है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने डिस्कस भी की, जो आपको पिछले 2-3 महीने का आप स्टॉक प्राइस देखें, एक अचानक से फॉल आपको दिखेगा इस स्टॉक में। और इसका एक और एग्जांपल आपको दिखेगा महानगर गैस में। महानगर गैस और इंद्रप्रस्थ गैस दोनों केस में आपको बहुत एक शार्प फॉल दिखेगा, वो रेगुलेटरी चेंजेस की वजह से आया। तो रेगुलेटरी चेंजेस का जो रिस्क है, ओवरहैंग है, वो हमेशा बना रहता है इन तरह के स्टॉक में। बट ओवरऑल डिविडेंड यील्ड के हिसाब से अगर देखें, और ये हम कोशिश करें कि भाई कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का रिस्क नहीं है, रीजनेबली अट्रैक्टिव है इन टर्म्स ऑफ प्राइस टू अर्निंग्स, डिविडेंड पे आउट रेशियो भी काफी सस्टेनेबल लग रहा है, तो उस तरह की चीजों के हिसाब से फिर भी ये कंपनी ठीक ठीक दिखाई देगी आपको। ओवरऑल हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि किसी भी हालत में, और भी बहुत से कंपनी जो हमने नाम लिए, 5-6 नाम जो हमने आप आइडेंटिफाई किया, आप उनको और ज्यादा देखिए, डीप डाउन जाइए। आईटीसी है, कोल इंडिया लिमिटेड है, हीरो मोटोकॉर्प, इंद्रप्रस्थ गैस, अशोक लीलैंड, ये सब अच्छी कंपनी, लेकिन आपको देखना ये पड़ेगा कि भाई आप क्या ढूंढ रहे हैं और आपको क्या रिसर्च करना है। नेट नेट मैसेज यही है, डिविडेंड यील्ड वो है, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, और आपको डीप डाउन रिसर्च करनी पड़ेगी। आप फिल्टर यूज कर सकते हैं मार्केट कैप का। बहुत छोटी कंपनी मत देखिए, बहुत महंगी कंपनी पी पे मत देखिए, बहुत अनसस्टेनेबल यील्ड वाली कंपनी मत देखिए, बहुत ज्यादा ऐसी कंपनी मत देखिए। अगर आप ग्रोथ इन्वेस्टर हैं तो आपको लिए काम नहीं करेगा, तो वो सब आप अपने लिए पैरामीटर देखिए, पर डीप डाउन जाइए और रिसर्च करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, एंड लर्न मोर, इन्वेस्ट बेटर। If there is any feedback, if there is any suggestion, please do let us know. Is there any stock, any concept you want to cover and you want us to talk about? Please let us know. Thank you so much.